क्या आपने कभी सोचा है कि भविष्य की नेटवर्क मार्केटिंग कैसी होगी? वैसे तो भविष्य के बारे में सटीकता से अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। जिस तरह से कोविड-19 के बाद बड़े-बड़े अनुमान फेल हो गए कि भविष्य में क्या होगा, लेकिन कई रिसर्च के माध्यम से कुछ बातों को ध्यान रखते हुए हमने आपके लिए एक सीरीज बनाई है जिसका नाम है नेटवर्क मार्केटिंग ऑफ फ्यूचर, भविष्य की नेटवर्क मार्केटिंग। इस सीरीज के अंदर 5 वीडियोस होने वाले हैं और इस सीरीज के इन 5 वीडियोस को देखने के बाद में आपको पता लग जाएगा कि भविष्य में नेटवर्क मार्केटिंग में क्या कुछ हो सकता है और वो क्या तरीके आपको अपनाने चाहिए अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में, ताकि आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को और सफल बना पाएं, अगले लेवल पर जा पाएं। किसी भी स्थिति के भविष्य के बारे में जानकारी निकालने के लिए, एनालिसिस करने के लिए हमें इतिहास में जाना जरूरी है, पास्ट में जाना जरूरी है। तो आइए हम लोग चलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग के पास्ट में, जिसकी वजह से हम इसके भविष्य के बारे में और बेहतर तरीके से जान सकें। ये बात है सन 1934 की, ईयर 1934, जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी ने शुरुआत की जिसका नाम था कैलिफोर्निया विटामिन कंपनी। यही वो पहली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी थी जिसने लोगों को साइन अप कराया और उन्हें आगे प्रेरित किया वो उस कंपनी के प्रोडक्ट्स को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में सेल करें। इस शुरुआत के बाद में नेटवर्क मार्केटिंग में कई सुधार होने लगे और ये दुनिया के अलग अलग देशों में बहुत तेजी से फैलने लगा, जैसे कि जापान, यूके, ब्राजील, इटली, जर्मनी, फ्रांस, कनाडा, ताइवान और चाइना। और ये देश कहलाने लगे टॉप कंट्रीज ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। और फिर आखिरकार कई लोगों के इस इंडस्ट्री में सफल होने के बाद ये कॉन्सेप्ट आया इंडिया में सन 1996 में, ईयर 1996, जब एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ने डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत की इंडिया में। लेकिन अचानक से कुछ चिट फंड कंपनीज की वजह से, कुछ मनी रोटेशन कंपनीज की वजह से नेटवर्क मार्केटिंग का नाम खराब होने लगा। लोग नेटवर्क मार्केटिंग से नफरत करने लगे, लोग नेटवर्क मार्केटिंग के नाम से डरने लगे। लोग कहने लगे कि ये मेंबर स्कीम है, ये चेन सिस्टम है, इसमें जुड़ करके उनकी जिंदगी बदलेगी तो नहीं, लेकिन उन्हें बहुत नुकसान हो सकता है। लेकिन शायद इसे नेटवर्क मार्केटिंग डिस्ट्रीब्यूटर्स का जज्बा ही कहना चाहिए कि उन्होंने हार नहीं मानी और इन्हीं नेटवर्कर्स को साथ मिला इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन का और IDSA के तेजी से एक्शन में आने के बाद डायरेक्ट सेलिंग का माहौल धीरे धीरे बदलने लगा और 2018 के बाद डायरेक्ट सेलिंग तेजी से भारत में आगे बढ़ने लगा। अब डायरेक्ट सेलिंग के डिस्ट्रीब्यूटर्स होम मीटिंग भी कर रहे थे, सेमिनार भी कर रहे थे, अवेयरनेस कैंप्स भी लगा रहे थे, जिसकी वजह से काफी कम समय में काफी अच्छी सक्सेस मिलने का साइकिल शुरू हो गया था। लेकिन किसी को भी नहीं पता था कि सन 2020 में, ईयर 2020 में कोविड-19 आ जाएगा। लेकिन जहां पर कोविड-19 की वजह से दूसरे सारे बिजनेस नीचे जा रहे थे, दूसरे सारे बिजनेसेस को घाटा हो रहा था, लेकिन इंडिया में ये देखने में आया कि इस विपरीत स्थिति में भी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने ग्रो किया। और अगर इसका क्रेडिट किसी को जाता है तो वो जाता है टेक्नोलॉजी को। लोग जूम मीटिंग के माध्यम से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बहुत तेजी से एक दूसरे के साथ में जुड़ने लगे। जूम मीटिंग्स पर वेबिनार्स होने लगे, कंपनी मीटिंग्स होने लगी, जिसकी वजह से तेजी से लोगों को नॉलेज मिलता गया, लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के साथ में आते गए। अब अगर सन 1934 ईयर 1934 से ईयर 2020 को देखा जाए तो इसे बोलते हैं इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्क मार्केटिंग। पर इस इवोल्यूशन में ये बात आपको भी पता चल रही होगी कि नेटवर्क मार्केटिंग धीरे धीरे बढ़ता चला गया और नेटवर्क मार्केटिंग करने का तरीका धीरे धीरे बदलता चला गया। और अब आगे इस बात का अनुमान आप भी लगा पा रहे होंगे कि आगे चलकर के नेटवर्क मार्केटिंग टेक्नोलॉजी की मदद से होने वाली है। लेकिन जब हजारों लाखों लोग टेक्नोलॉजी की मदद से नेटवर्क मार्केटिंग को करेंगे तो स्थिति बहुत बदल जाएगी। इस बात में कोई शक नहीं है कि अगले कुछ सालों में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और बहुत तेजी से बढ़ने वाली है, क्योंकि काफी सारे लोगों ने अपनी जॉब्स खोई है और काफी सारे लोगों के पास में काम नहीं है। और ऐसे में ये बताया जा रहा है कि भविष्य में वो नेटवर्कर बहुत सफल हो जाएगा जो भीड़ से कुछ अलग करेगा, जो उन सारे लोगों से कुछ अलग करेगा जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका मतलब कि भविष्य में सिर्फ टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करने से काम नहीं चलेगा, कुछ अलग एक नेटवर्कर को करना होगा जिसकी वजह से वो भीड़ में अलग दिख सके, वो भीड़ में अपने बिजनेस की अलग पहचान बना सके। और इसी आधार पर इतिहास से लेकर के अब तक नेटवर्कर को 3 कैटेगरी में बांटा गया है, जिसे बोला जा रहा है इस हो रहे इवोल्यूशन के 3 तरह के नेटवर्कर। जो सबसे पुराने समय के नेटवर्कर थे उन्हें बोला जा रहा है द ट्रेडिशनल नेटवर्कर। जो बीच वाले नेटवर्कर हैं, जो अभी के हिसाब से नेटवर्कर हैं, उन्हें बोला जा रहा है द डायरेक्ट अप्रोचर। और भविष्य में जो नेटवर्कर अपनी अलग पहचान बनाएगा, जो भीड़ से अलग दिखेगा, उसे कहा जा रहा है द ट्रस्ट बिल्डर। तो अब अगली कड़ी को आपका ध्यान से देखना इसीलिए जरूरी है ताकि आप पता लगा पाएं कि इन तीनों नेटवर्कर में से आप कौन हैं और इन तीनों नेटवर्कर में से आपको कौन सा नेटवर्कर बनना चाहिए, ताकि भविष्य में होने वाले बदलावों के हिसाब से आप अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को आगे ले जा पाएं। तो
पिछले एपिसोड में हमने देखा, अमित को लगता था कि नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ज्यादा लोग असफल हो जाते हैं। आज उसके दूसरे सवाल का जवाब देंगे जो था कि MLM बहुत मुश्किल है। हाँ, मुझे पता है घर में बैठे बैठे बोर हो गए हो, कुछ करने को बचा नहीं, लेकिन सीख तो सकते हैं ना भाई। इसलिए द नेटवर्किंग शो के इस एपिसोड में मैंने बुलाया है बेहद खास, दिल के करीब एक मित्र को। आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और आपको हमारी मेहनत पसंद आती है तो कमेंट करके अपना प्यार और सपोर्ट जरूर दिखाएं। चाय तो मस्त है, दिल खुश हो गया। तुमने प्रॉमिस किया था मुझे कि मेरे सवाल का जवाब दोगे। हाँ, वो मैं कैसे भूल सकता हूँ। वैसे सवाल क्या था? अरे यही कि MLM करना बहुत मुश्किल है। हाँ, याद आया। करीबन 7-8 साल पहले मैं भारतीय नेवी की शान नेवी कमांडो मार्कोस के बारे में पढ़ रहा था। तो क्या पता चला? मार्कोस को अपनी ट्रेनिंग के दौरान 11 किलोमीटर की ऊंचाई से एरोप्लेन से कूदना पड़ता है और जमीन से बहुत नजदीक आकर ही उनको पैराशूट खोलने की इजाजत होती है। इसके साथ साथ -40 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर 8 किलोमीटर की ऊंचाई से कूदना पड़ता है। हर दिन 20 किलोमीटर सुबह और रात को भी 20 किलोमीटर 60 किलो वजन के साथ दौड़ना पड़ता है और हफ्ते में एक बार 120 किलोमीटर लगातार भागना पड़ता है, वो भी 60 केजी वजन के साथ। और एक हफ्ते लगातार तो उनको दिन में सिर्फ आधे घंटे सोने का मौका मिलता है। मेरे ख्याल से ये बहुत आसान है, MLM ही ज्यादा मुश्किल है। यार आर्मी वालों की तो बात ही मत कर, वो कहाँ और हम कहाँ। IIT और IAS में सिलेक्टेड कैंडिडेट औसतन अपने स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई के अलावा हर दिन 6 से 8 घंटे पढ़ाई करते हैं, वो भी 7-8 साल लगातार। मेरे ख्याल से ये बहुत ही आसान होगा। यार घुमा फिरा के बात मत करो, सीधे सीधे जवाब दो। सीधे शब्दों में MLM बाकी किसी भी प्रोफेशन से आसान है, बस करने के सही तरीके का ज्ञान होना चाहिए। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की 5 साल की पढ़ाई पर नजर डालो, तब हमें रियलाइज होगा कि CA बनने के लिए क्या करना पड़ता है। एक डॉक्टर को हर दिन केयरफुल रहना पड़ता है, क्योंकि किसी को गलत दवाई दे दी या ऑपरेशन गलत कर दिया तो जान भी जा सकती है। अगर एक लॉयर अपने प्रोफेशन में भरपूर तैयारी ना रखे तो किसी को भी गलत सजा हो सकती है। क्रिकेट में करोड़ों लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन 50 या 100 लोगों को ही बड़ा मुकाम हासिल होता है। लाखों लोग मुंबई एक्टिंग मॉडलिंग करने जाते हैं, लेकिन कुछ ही प्रतिशत लोग अपनी पहचान बना पाते हैं। आजकल लॉकडाउन में घर में आराम करना है, लेकिन वो भी आसान नहीं है। घर के अंदर आराम करना भी मुश्किल लगने लगा है। नेटवर्क मार्केटिंग तब तक मुश्किल है जब तक हम करने का सही तरीका नहीं जान लेते। जैसे 5 साल CA की पढ़ाई करने के बाद अकाउंटिंग बाएं हाथ का खेल है, वैसे ही 3 साल नेटवर्क मार्केटिंग सीख लेने के बाद नेटवर्क बनाना भी बाएं हाथ का खेल है। वैसे भी आसान या मुश्किल हमारे सोचने पर ही निर्भर करता है। कुछ लोगों को 10 घंटे जॉब करके जीवन गुजारना आसान लगता है, कुछ लोगों को बिना पैसे के ट्रैवल करना भी आसान लगता है, कुछ लोगों को तैरना मुश्किल लगता है, कुछ लोगों के लिए खेल है, कुछ लोगों को एवरेस्ट पर चढ़ना भी आसान लगता है और कुछ लोगों को उत्तराखंड के पहाड़ भी मुश्किल लगते हैं। जहाँ पर हम सोच लेते हैं कि ये चीज आसान है, हमारे कार्य उस तरीके से क्रमबद्ध होते जाते हैं, और जहाँ हम सोच लेते हैं कि ये मुश्किल है, हम उसे छोड़कर कोई दूसरा रास्ता पकड़ लेते हैं। आज मेरा ये डाउट भी क्लियर हो गया। अब मैं एक बार नेटवर्क मार्केटिंग जरूर सीखने की कोशिश करूंगा। बट यार बुरा मत मानना, एक कप ग्रीन टी और मिल सकती है क्या?